तो दोस्तों बेहतरीन मूवी हमें एक और देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, द लेडीज़ फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है ये हमें एक तरह से बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। ओटीटी पर ही हमें देखने को मिलेगी। ये एक कॉमेडी मूवी रहने वाली है, तो इस टाइप की यदि मूवी आपको पसंद है तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर साल पर सेट कर दे। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। लेडीज फर्स्ट एक आगामी अमेरिकी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन थिया शॉरॉक ने किया है। ये 2018 में आई फ्रांसीसी फिल्म आई एम नॉट एन इजी मैन से प्रेरित है, जिसे एलेओनोर पोरियाट ने निर्देशित किया था। इसमें साशा बैरन कोहेन, रोसामंड पाइक, चार्ल्स डांस, एमिली मॉर्टिमर, टॉम डेविस, रिचर्ड ई ग्रांट और फियोना शॉ ने अभिनय किया है। ये फिल्म 22 मई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। आधार पुरुषवादी व्यक्ति स्वयं को एक वैकल्पिक दुनिया में पाता है जहां पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक शक्ति समीकरण उलट जाते हैं। ढालना साशा बैरन कोहेन, रोसामंड पाइक, रिचर्ड ई ग्रांट, एमिली मॉर्टिमर, चार्ल्स डांस, फियोना शॉ, टॉम डेविस, वेरुचे ओपिया, कैथरीन हंटर। उत्पादन लेडीज फर्स्ट 2018 की फ्रेंच फिल्म आई एम नॉट एन ईजी मैन, फ्रेंच जे ने सुई पा अन होम फैसिल से प्रेरित है, जिसे एलेओनोर पोरियाट ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे नताली क्रिंस्की, केटी सिल्बरमैन और सिनको पॉल ने लिखा है और थिया शॉरॉक ने निर्देशित किया है। इसका निर्माण नेटफ्लिक्स के साथ साझेदारी में तीन डॉट प्रोडक्शंस की लीजा चेसिन ने किया है। एलेओनोर डेली, एडोर्ड डी लाचोमेट और 4x2 फिल्म्स ने भी फिल्म का निर्माण किया है। मुख्य भूमिकाओं में साशा बैरन कोहेन और रोजामुंड पाइक हैं, जबकि रिचर्ड ई ग्रांट, एमिली मॉर्टिमर, चार्ल्स डांस, फियोना शॉ, टॉम डेविस और वेरुचे ओपिया सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म की शूटिंग नवंबर 2024 में शुरू हुई, जो मुख्य रूप से इंग्लैंड के सरे में स्थित शेपर्टन स्टूडियो में हुई। प्रोडक्शन जनवरी 2025 तक चलने की उम्मीद थी। शूटिंग लोकेशन में हैम्पस्टेड भी शामिल था। फिल्म के लिए संगीत रचना करने के लिए एटली और वर्सन को नियुक्त किया गया था। मुक्त करना लेडीज फर्स्ट 22 मई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। थिया शॉरॉक एक अंग्रेजी रंगमंच और फिल्म निर्देशक हैं। 2001 में 24 वर्ष की आयु में वो लंदन के साउथवर्क प्लेहाउस की कलात्मक निर्देशक और ब्रिटिश रंगमंच में सबसे कम उम्र की कलात्मक निर्देशक बनी। शॉरॉक का जन्म लंदन में पत्रकार माता पिता के घर हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने बचपन का कुछ हिस्सा केन्या में बिताया। उन्होंने 9 साल की उम्र से अन्ना शेर थिएटर स्कूल में दाखिला लिया। अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद शॉरॉक ने 1 वर्ष का अंतराल थिएटर में काम करते हुए बिताया। उन्होंने सबसे पहले जोहान्सबर्ग के मार्केट थिएटर में प्रशासन में काम किया, जहां उन्हें एक प्रोडक्शन में सहायक निर्देशक के रूप में काम करने का अवसर भी मिला। इसके बाद वो यूके लौट आईं, जहां उन्होंने एनटी स्टूडियो में निजी सहायक के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड के कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज में दर्शनशास्त्र और फ्रेंच की पढ़ाई की। वहां छात्रा रहते हुए वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्रामेटिक सोसाइटी की अध्यक्ष थीं। आजीविका थिएटर डिग्री पूरी करने से पहले ही ऑक्सफोर्ड छोड़ने के बाद शॉरॉक ने नेशनल थिएटर में निर्देशन का कोर्स किया और लंदन के थिएटरों और टूर पर कई प्रस्तुतियों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। 2000 की गर्मियों में उन्होंने जेम्स मेंजाइज किचन ट्रस्ट पुरस्कार JMK ट्रस्ट पुरस्कार जीता, जिससे उन्हें बैटरसी आर्ट सेंटर BSE में टॉप गर्ल्स का मंचन करने का अवसर मिला। ये शो सफल रहा और वेस्ट एंड थिएटर में संक्षिप्त प्रदर्शन से पहले 2 बार यूके का दौरा किया। उन्होंने जनवरी 2001 में साउथवर्क प्लेहाउस में अपना 3 वर्षीय कार्यकाल शुरू किया। प्लेहाउस में काम करने के अलावा उन्होंने वेस्ट एंड के लंबे समय तक चलने वाले नाटक आर्ट में एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में कार्य किया। नेशनल थिएटर और इंग्लिश टूरिंग थिएटर के लिए निर्देशन किया और पीटर हॉल कंपनी के साथ अपना जुड़ाव शुरू किया। शॉरॉक ने 2003 के अंत में साउथवर्क प्लेहाउस छोड़ दिया और अगस्त 2004 में गेट थिएटर में कलात्मक निर्देशक बन गईं। उन्होंने 2006 में ये पद छोड़ दिया और रॉयल कोर्ट थिएटर में पदभार संभालने के लिए उनकी व्यापक रूप से चर्चा थी। हालांकि अंततः ये पद डोमिनिक कुक को मिला।
उन्होंने 2005 के द्विवार्षिक लिनबरी स्टेज डिजाइन पुरस्कार के चयन पैनल में कार्य किया और अब वह JMK पुरस्कार की ट्रस्टी हैं। उनके द्वारा निर्मित क्लाउड 9 का प्रदर्शन 31 अक्टूबर से 8 दिसंबर 2007 तक अल्मेडा थिएटर में हुआ। 2008 में उन्होंने नेशनल थिएटर में हैप्पी नाउ का निर्देशन किया, इससे पहले कि वे 2007 में अपने वेस्ट एंड में निर्मित इक्वस के पुनरुद्धार को 2008 में न्यूयॉर्क ले गए, जिसमें डैनियल रेडक्लिफ ने ब्रॉडवे में अपनी शुरुआत की। 2009 में उन्होंने शेक्सपियर के ग्लोब में एज यू लाइक इट के एक प्रोडक्शन का निर्देशन किया। 2010 में शॉरॉक ने कॉमेडी थिएटर में मार्टिन क्रिम्प के नाटक द मिसेंथ्रॉप के पुनरुद्धार का निर्देशन किया, जो मूल रूप से मोलियर द्वारा लिखित था, जिसमें कीरा नाइटली और डेमियन लुईस ने अभिनय किया था। 2010 में ही उन्होंने टेरेंस रैटिगन द्वारा लिखित आफ्टर द डांस के ओलिवियर पुरस्कार विजेता पुनरुद्धार में बेनेडिक्ट कम्बरबैच का निर्देशन किया। टीवी 2012 में उन्होंने BBC की मिनी सीरीज द हॉलो क्राउन के हिस्से के रूप में हेनरी वी में टॉम हिडलस्टन को निर्देशित किया। पतली परत शॉरॉक की पहली फीचर फिल्म उपन्यास मी बिफोर यू का रूपांतरण 2014 में घोषित की गई थी। ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई और इसने दुनिया भर में $207 मिलियन की कमाई की। उन्होंने 2020 में डिज्नी की साहसिक फिल्म द वन एंड ओनली इवान का निर्देशन किया, जो इसी नाम की किताब पर आधारित है। उन्होंने विकेड लिटिल लेटर्स का निर्देशन किया, जिसका प्रीमियर 2023 में हुआ। ये फिल्म 1920 के दशक में ब्रिटेन के लिटिल हैम्पटन में भेजे गए जहरीले पत्रों की एक श्रृंखला के बारे में है। निजी जीवन शॉरॉक की शादी नेशनल थिएटर के प्रोडक्शन मैनेजर पॉल हैंडली से हुई है, जिनसे उनके 2 बेटे हैं। डैनियल रेडक्लिफ उनके बेटे मीशा के गॉडफादर हैं। फिल्मोग्राफी टेलीविजन वर्ष शीर्षक निदेशक कार्यकारी निर्माता नोट्स 2012 खोखला मुकुट हाँ एपिसोड हेनरी 5 2013 से 2014 दाई को बुलाओ हाँ नहीं एपिसोड क्रिसमस स्पेशल और एपिसोड 1 पतली परत मी बिफोर यू 2016 द वन एंड ओनली इवान 2020 विकेड लिटिल लेटर्स 2023 द ब्यूटीफुल गेम 2024 लेडीज फर्स्ट 2026 क्रेडिट थिएटर डोमिनिक कुक द्वारा रूपांतरित अरेबियन नाइट्स यंग विक और यूके टूर सहायक निर्देशक 1998 डेविड मैमेट द्वारा निर्देशित स्पीड द प्लो यूके दौरा सहायक निर्देशक 2000 न्यू एम्बेसडर्स मार्च 2000 ड्यूक ऑफ यॉर्क्स जून 2000 कैरल चर्चिल द्वारा रचित नाटक टॉप गर्ल्स बैटरसी आर्ट सेंटर में प्रदर्शन 2 और भ्रमण जुलाई 2000 यास्मीना रेजा द्वारा कलाकृति विंधम थिएटर सहयोगी निर्देशक 2001 पीटर गिल द्वारा लिखित नाटक द स्लीपर्स डेन साउथवर्क प्लेहाउस जून 2001 फिलिस नागी द्वारा लिखित ट्रिप्स सिंच साउथवर्क प्लेहाउस सितंबर 2002 पीटर हार्नेस द्वारा रचित नाटक मॉन्गूस साउथवर्क प्लेहाउस अप्रैल 2003 साइमन बोवेन द्वारा लिखित नाटक फ्री नेशनल थिएटर लिटलटन ट्रांसफॉर्मेशन सीजन 2003 DH लॉरेंस द्वारा लिखित नाटक द फाइट फॉर बारबरा थिएटर रॉयल बाथ जुलाई 2003 हेरोल्ड पिंटर द्वारा लिखित नाटक विश्वासघात थिएटर रॉयल बाथ सहयोगी निर्देशक जुलाई 2003 टेरेंस रेटिगन द्वारा लिखित नाटक द डीप ब्लू सी हैरियट वॉल्टर अभिनीत थिएटर रॉयल बाथ और यूके टूर 2003 नोएल कॉवर्ड द्वारा रचित नाटक डिजाइन फॉर लिविंग थिएटर रॉयल बाथ सहयोगी निर्देशक 2003 हेनरिक इब्सन द्वारा लिखित नाटक ए डॉल्स हाउस साउथवर्क प्लेहाउस 2003 मोलियर द्वारा रचित डोम जुआन का साइमन नाई द्वारा अनुवादित प्रदर्शन थिएटर रॉयल बाथ 2004 नोएल कॉवर्ड द्वारा रचित ब्लिथ स्पिरिट थिएटर रॉयल बाथ और सेवॉय थिएटर 2004 फर्मिन कैबाल द्वारा रचित तेजस वर्डेज रॉबर्ट शॉ द्वारा अनुवादित द गेट थिएटर जनवरी 2005 यूजीन ओनील द्वारा रचित द एम्परर जोन्स द गेट थिएटर नवंबर 2005 नोएल कॉवर्ड द्वारा लिखित नाटक प्राइवेट लाइव्स थिएटर रॉयल बाथ जुलाई 2005 हीरोज लेवेंट डेस प्यूप्लियर्स गेराल्ड सिब्लेरास द्वारा लिखित टॉम स्टॉपर्ट द्वारा अनुवादित
विंदम थिएटर, अक्टूबर 2005। हेरोल्ड पिंटर के सम्मान में द गेट थिएटर, सह निर्देशक, मार्च 2006। कायरों के साथ कॉमेडी, मास्टर क्लास, लैम्डा, 2006। जॉन मॉर्टिमर द्वारा लिखित ए वॉयज राउंड माई फादर, डॉनमार वेयरहाउस, जून 2006। विंदम थिएटर, सितंबर 2006। यूजीन यूनेस्को द्वारा रचित द चेयर्स, मार्टिन क्रिम्प द्वारा अनुवादित द गेट थिएटर, नवंबर 2006। पीटर शेफर द्वारा इक्वस, गिलगुड थिएटर, फरवरी 2007। ईरोज, गेफन प्लेहाउस, लॉस एंजलिस, अप्रैल 2007। यूजीन ओनील द्वारा रचित सम्राट जोन्स, नेशनल थिएटर, ओलिवियर, अगस्त 2007। अब खुश हो, लुसिंडा कॉक्सन द्वारा नेशनल थिएटर, कॉटेस्लो, जनवरी 2008। द मिसेंथ्रोप, मार्टिन क्रिम्प द्वारा रचित संस्करण, कॉमेडी थिएटर, लंदन, नवंबर 2009 से मार्च 2010। टेरेंस रेटिगन द्वारा आफ्टर द डांस, नेशनल थिएटर, लिटलटन, जून 2010। रेडियो जॉन मॉर्टिमर द्वारा रचित ए वॉइस राउंड माई फादर, 2007, बीबीसी रेडियो 4। हेरोल्ड पिंटर द्वारा रचित नाटक द होम कमिंग, 2007, बीबीसी रेडियो 3। सिनको पॉल और केन डोरियो अमेरिकी पटकथा लेखक हैं जिन्होंने डेस्पिकेबल मी फ्रैंचाइज, ऑर्टन हियर्स अ हू, द लॉरेक्स और द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स जैसी एनिमेटेड फिल्मों की पटकथाओं पर साथ काम किया है। इस जोड़ी ने 2021 में एप्पल टीवी प्लस पर प्रसारित म्यूजिकल कॉमेडी सीरीज श्मिगाडून के सह निर्माता के रूप में भी काम किया है, जिसमें पॉल ने सीरीज के गीतकार और कार्यकारी निर्माता की भूमिका भी निभाई है। जीवन और करियर। पॉल का जन्म 5 मई 1964 को हुआ था और इसलिए उनका नाम मैक्सिकन उत्सव सिनको डी मायो के नाम पर रखा गया था, जिसका स्पेनिश में अर्थ है 5 मई। येल विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद पॉल ने चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स के लिए टोक्यो में एक मिशन पर सेवा की। अपने मिशन से लौटने के तुरंत बाद उन्होंने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली, जिनसे उनकी मुलाकात येल में हुई थी और मिशन पर जाने से ठीक पहले उनकी सगाई हुई थी। इसके बाद उन्होंने एक लघु फिल्म प्रतियोगिता जीती और यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में फेलोशिप प्राप्त की, जहां उन्होंने 1993 में ग्रेजुएट स्क्रीन राइटिंग प्रोग्राम से स्नातक किया। अगले वर्ष उन्होंने अपनी पहली पटकथा कोलंबिया पिक्चर्स को बेच दी। दाउरियो डोरियो ने 9 साल की उम्र में सुपर 8 कैमरे से फिल्में बनाना शुरू किया। हाई स्कूल के बाद उन्होंने संगीत वीडियो का निर्देशन शुरू किया और 100 से अधिक वीडियो का निर्देशन किया। सहयोग पॉल और डोरियो ने 1999 में सहयोग करना शुरू किया। वे तब मिले जब पॉल ने चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स के यूटा में अग्रदूतों के आगमन के 150 साल के उत्सव के लिए एक संगीत लिखा, जिसमें डोरियो ने मुख्य भूमिकाओं में से एक निभाई थी। एक दूसरे से अच्छी दोस्ती हो जाने और हास्य बोध में समानता होने के कारण उन्होंने ऑटर पॉप्स नाम से एक बैंड बनाया और स्थानीय आउटडोर मॉल में प्रदर्शन किया। 1 साल के भीतर ही उन्होंने अपनी पहली पटकथा बेच दी और 1 साल बाद उनकी दूसरी पटकथा बबल बॉय पर फिल्म बनी, जो समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से असफल रही। ध्यान आकर्षित करने के लिए वे फिल्म निर्माताओं को कहानियों के प्रस्ताव गाकर सुनाते थे। हालांकि ये रणनीति हमेशा सफल नहीं रही, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप बबल बॉय और कॉलेज रोड ट्रिप 2008 सहित कई फिल्में निर्मित हुईं। उन्हें डॉक्टर सीस की विधवा ऑड्रे गीसेल ने व्यक्तिगत रूप से फिल्म हॉर्टन हियर्स अ हू की पटकथा लिखने के लिए चुना था, जो बच्चों की किताब हॉर्टन हियर्स अ हू का एक एनिमेटेड रूपांतरण था, जिसे ब्लू स्काई स्टूडियोज के लिए 20वीं सेंचुरी फॉक्स एनिमेशन के माध्यम से क्रिस मेलेडांड्री के नेतृत्व में बनाया गया था। 2007 में जब मेलेडांड्री ने इल्यूमिनेशन एंटरटेनमेंट नामक एक फिल्म निर्माण कंपनी की स्थापना की, तो पॉल और डोरियो उनके साथ चले गए। इल्यूमिनेशन में उन्होंने बेहद सफल एनिमेटेड फिल्म डेस्पिकेबल मी और इसके सीक्वल डेस्पिकेबल मी 2 और डेस्पिकेबल मी 3 के लिए पटकथाएं लिखीं। उन्होंने इल्यूमिनेशन की अन्य फिल्मों लाइव एक्शन / एनिमेटेड ईस्टर थीम वाली हॉप के लिए भी लिखा और डॉक्टर सीस की एक और किताब को एनिमेटेड फिल्म में रूपांतरित किया, द लॉरेक्स। जब पॉल और डोरियो पटकथा लेखन में भागीदार थे, तो वे स्वतंत्र रूप से काम करना पसंद करते थे। वे दृश्यों को आपस में बांट लेते थे और एक दूसरे को पन्ने पढ़कर सुनाते थे, ताकि एक दूसरे को हंसा सकें।
पटकथा लेखन में शिक्षित होने के कारण पॉल आमतौर पर ऐसे दृश्यों पर काम करते थे जिनमें भावनाएं होती थीं और 3 अंकीय संरचना की आवश्यकता होती थी, जबकि डोरियो, जो अधिक दृश्यात्मक व्यक्ति थे, आमतौर पर एक्शन, दृश्य हास्य और शारीरिक हास्य वाले दृश्यों पर काम करते थे। दोनों ही द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स के सदस्य होने के कारण उनके विश्वासों का उनके करियर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। वे ऐसी फिल्में लिखना पसंद करते हैं जो उत्साहवर्धक, आशावादी और सभी के लिए हों और उपदेशात्मक होने से बचते हैं। इस जोड़ी ने बबल बॉय को मूल गीतों वाले एक स्टेज म्यूजिकल में रूपांतरित किया, जिसके लिए पॉल, जस्टिन गोल्डनर और कर्ट ड्यूस द्वारा निर्मित 2017 में श के बूम रिकॉर्ड्स पर एक मूल कास्ट रिकॉर्डिंग जारी की गई थी। 29 जनवरी 2018 को पॉल और डोरियो को यूनिवर्सल पिक्चर्स और स्काईबाउंड एंटरटेनमेंट के लिए बर्थराइट के फिल्म रूपांतरण को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। विभाजित करना। 2019 में पॉल और डोरियो ने अपने टीवी शो श्मिगाडून का प्रस्ताव एप्पल टीवी प्लस को बेच दिया, लेकिन डोरियो ने प्री प्रोडक्शन के दौरान ही श्रृंखला छोड़ दी क्योंकि उन्हें अधिक वयस्क सामग्री और शो के संचालन की जिम्मेदारियों से असहजता हो रही थी। पॉल ने अकेले ही शो रनर के रूप में काम जारी रखा और श्रृंखला के पहले सीजन का लेखन और निर्माण पूरा किया। फिर दूसरे सीजन के लिए एकमात्र संगीतकार और शो रनर भी रहे। दोनों ने तब से पेशेवर रूप से एक साथ काम नहीं किया है, हालांकि अलगाव सौहार्दपूर्ण था और वे घनिष्ठ मित्र बने हुए हैं। यहाँ तक कि मेक हिम वॉच इट नामक एक पॉडकास्ट की मेजबानी भी करते हैं, जिसमें वे एक दूसरे को ऐसी फिल्में दिखाते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी हैं। विभाजन के बाद, डोरियो श्मिगाडून छोड़ने के बाद, डोरियो इल्यूमिनेशन के लिए काम पर वापस चले गए, माइग्रेशन के लिए अतिरिक्त लेखन प्रदान किया और डेस्पिकेबल मी 4 का सहलेखन किया। जुलाई 2025 तक उन्हें टिमोथी रेकार्ड के साइकैमोर स्टूडियो के लिए जिटा द स्पेस गर्ल के फिल्म रूपांतरण की पटकथा लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। विभाजन के बाद पॉल ने श्मिगाडून के दोनों सीजन के लिए शो रनर और संगीतकार के रूप में काम जारी रखा और अपने गीत कॉर्न पुडिंग के लिए 2022 में उत्कृष्ट संगीत और गीत के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। 2021 में उन्होंने क्लेटन पार्कर रियली 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 हैज टू पी नामक तुकबंदी वाली बच्चों की किताब प्रकाशित की, जिसका चित्रण ग्लेडिस जॉस ने किया था। पॉल ने नाटककार बेका ब्रूनस्टेटर के साथ मिलकर मूल संगीतमय कॉमेडी एडी 16 भी लिखी थी। ये किशोरी मैरी मैग्डलीन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे नाजरत के किशोर यीशु से प्यार हो जाता है। इस संगीतमय नाटक का निर्माण 2022 की शुरुआत में ओल्नी, मैरीलैंड के ओल्नी थिएटर सेंटर द्वारा किया गया था, जिसे द वॉशिंगटन पोस्ट से शानदार समीक्षा मिली। इसने एडगर्टन फाउंडेशन न्यू प्ले अवार्ड और एक संगीतमय नाटक में उत्कृष्ट कोरियोग्राफी के लिए हेलेन हेज अवार्ड जीता। 2022 की शुरुआत में ये घोषणा की गई थी कि पॉल को हाइब्रिड लाइव एक्शन और स्टॉप मोशन एनिमेशन फिल्म विंटर वंडरलैंड के लिए लेखक और निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था। साथ ही परियोजना के लिए मूल गाने भी लिखे गए थे। लेखन श्रेय बबल बॉय, द सैंटा क्लॉज 2, हॉर्टन हियर्स अ हू, कॉलेज रोड ट्रिप, डेस्पिकेबल मी, हॉप, द लोरैक्स, डेस्पिकेबल मी 2, द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स, वीनी, डेस्पिकेबल मी 3, श्मिगाडून 2021 से 2023। निर्माता, लेखक, गीतकार केवल पॉल और कार्यकारी निर्माता केवल पॉल। डेस्पिकेबल मी 4 2024 केवल डोरियो। लेडीज फर्स्ट 2026 केवल पॉल। केटी सिल्बरमैन एक अमेरिकी पटकथा लेखिका और फिल्म निर्माता हैं। उन्हें मुख्य रूप से सेट इट अप 2018, बुक स्मार्ट 2019 और डोंट वरी डार्लिंग 2022 की पटकथा लिखने के लिए जाना जाता है। आजीविका सिल्बरमैन ने डार्टमाउथ कॉलेज से बीए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ द आर्ट्स से ललित कला में मास्टर डिग्री प्राप्त की। सिल्बरमैन ने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म सेट इट अप की पटकथा लिखी और सह निर्माता के रूप में काम किया, जो 2015 की ब्लैक लिस्ट में शामिल थी। इसे जून 2018 में नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज किया गया था। सिल्बरमैन ने टॉड स्ट्रॉस शुल्सन द्वारा निर्देशित इजंट इट रोमांटिक की पटकथा डाना फॉक्स और एरिन कार्डिलो के साथ मिलकर लिखी। 2018 की वसंत ऋतु में
सिल्बरमैन को बुकस्मार्ट की पटकथा को संशोधित करने और कहानी को अद्यतन करने के लिए नियुक्त किया गया था। पिछले मसौदे एमिली हेल्पर्न, सारा हास्किन्स और सुजाना फोगेल द्वारा लिखे गए थे। ओलिविया वाइल्ड द्वारा निर्देशित ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। सिल्बरमैन, जिन्होंने फिल्म के निर्माता के रूप में भी काम किया, ने नई अवधारणाओं का पता लगाया। उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए बाफ्टा पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ। सिल्बरमैन ने 2021 की फिल्म टॉम एंड जेरी का एक ड्राफ्ट लिखा। सिल्बरमैन ने 2022 की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म डोंट वरी डार्लिंग लिखी और निर्मित की, जिसका निर्देशन भी वाइल्ड ने किया था। वो नेटफ्लिक्स के लिए मोस्ट डेंजरस गेम लिखने और निर्मित करने वाली हैं और यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए वाइल्ड द्वारा निर्देशित एक अनाम हॉलिडे कॉमेडी फिल्म भी। फिल्मोग्राफी सेट इट अप, क्या ये रोमांटिक नहीं है? बुक स्मार्ट, चिंता मत करो डार्लिंग, लेडीज फर्स्ट। फियोना शॉ, जन्म फियोना मैरी विल्सन, 10 जुलाई 1958, एक आयरिश अभिनेत्री हैं जो स्क्रीन और स्टेज दोनों पर काम करती हैं। उन्होंने रॉयल शेक्सपियर कंपनी और नेशनल थिएटर के साथ साथ फिल्म और टेलीविजन में भी व्यापक काम किया है। 2020 में उन्हें द आयरिश टाइम्स द्वारा आयरलैंड के महानतम फिल्म अभिनेताओं की सूची में 29वें स्थान पर रखा गया था। उन्हें 2001 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (CBE) का मानद कमांडर बनाया गया था। उन्होंने 1990 और 1994 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार जीता। नाटकों इलेक्ट्रा, एज यू लाइक इट, द गुड पर्सन ऑफ सेचवान 1990 और मैकिनल 1994 में अपनी भूमिकाओं के लिए। इसके अलावा उन्हें मेफिस्टो 1986, हेड्डा गैबलर 1992 और हैप्पी डेज 2008 में अपनी भूमिकाओं के लिए 3 ओलिवियर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने मेडिया 2002 में मुख्य भूमिका निभाकर ब्रॉडवे में पदार्पण किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने कोम टोइबिन के नाटक द टेस्टामेंट ऑफ मैरी 2013 के साथ ब्रॉडवे में वापसी की। फिल्म जगत में उन्होंने हैरी पॉटर फिल्म श्रृंखला 2001 से 2010 में पेटूनिया डर्सली की भूमिका निभाई। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्म भूमिकाओं में माई लेफ्ट फुट 1989, परसुएशन 1995, जैन आयर 1996, द ट्री ऑफ लाइफ 2011, कोलेट 2018, एमोनाइट 2020 और एनोला होम्स 2020 शामिल हैं। टेलीविजन पर उनकी भूमिकाओं में HBO फिल्म आरकेओ 281 1999 में हेडा हॉपर और HBO सीरीज ट्रू ब्लड 2011 में मार्नी स्टोनब्रुक शामिल हैं। उन्होंने BBC सीरीज किलिंग ईव 2018 से 22 में कैरोलिन मार्टिन्स की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का 2019 का बाफ्टा टीवी पुरस्कार और 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। फ्लीबैग 2019 में एक काउंसलर की भूमिका के लिए उन्हें कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ। उन्होंने BBC वन सीरीज बैप्टिस्ट 2021 और डिज्नी प्लस सीरीज एंडोर 2022 में अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन। शॉ का जन्म 10 जुलाई 1958 को आयरलैंड के कॉर्क काउंटी के कोब शहर में फियोना मैरी विल्सन के रूप में हुआ था। वो भौतिक विज्ञानी मैरी टी विल्सन, नी फ्लिन, जन्म 1927, और नेत्र शल्य चिकित्सक डेनिस जोसेफ विल्सन 1922 से 2011 की बेटी थीं, जिनका विवाह 1952 में हुआ था। उनके पिता आधे अंग्रेज मूल के थे। 4 बच्चों में दूसरी उनका एक बड़ा भाई जॉन और 2 छोटे भाई मार्क और पीटर थे, जिनमें से पीटर की 18 वर्ष की आयु में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने कॉर्क के स्कॉइल मुहिरे में माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क से दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। शॉ ने लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट (RADA) में अध्ययन किया और 1982 में अभिनय RADA डिप्लोमा के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इक्विटी में शामिल होने पर उन्हें अपना नाम बदलना पड़ा, क्योंकि उनके पास पहले से ही फियोना विल्सन नाम की एक सदस्य थी। उन्होंने शॉ उपनाम अपनाया, जो उनकी दादी का पहला नाम था, और ऐसा उन्होंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को श्रद्धांजलि देने के लिए भी किया। आजीविका थिएटर।
1983 में उन्होंने रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन के नाटक द राइवल्स 1983 के नेशनल थिएटर प्रोडक्शन में जूलिया की भूमिका निभाई। उनकी नाट्य भूमिकाओं में एज यू लाइक इट 1984 में सेलिया, लेस लियाइसेंस डेंजरस 1985 में मैडम डी वॉलेंजेस, द टेमिंग ऑफ द श्रू 1987 में कैथरीन, द न्यू इन 1987 में लेडी फ्रांजुल, मशीनल 1993 में यंग वुमन शामिल हैं, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार जीता। शॉ ने 1995 में डेबोरा वार्नर द्वारा निर्देशित रिचर्ड द्वितीय में मुख्य पुरुष भूमिका निभाई। उन्होंने 1996 में न्यूयॉर्क के लिबर्टी थिएटर में एक एकल प्रदर्शन के रूप में टी.एस. एलियट की कविता द वेस्ट लैंड का प्रदर्शन किया, जिसे बहुत सराहना मिली और उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें उत्कृष्ट एकल प्रदर्शन के लिए ड्रामा डेस्क पुरस्कार मिला। विनी ने हैप्पी डेज 2007 में और इलेक्ट्रा 1988, द गुड पर्सन ऑफ सेचुआन 1989, हेड्डा गैबलर 1991, द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडी 1998 और मीडिया 2000 में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। 2009 में शॉ ने डेबोरा वार्नर के साथ फिर से सहयोग किया और टोनी कुशनर द्वारा बर्टोल्ड ब्रेख्त के नाटक मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन के रूपांतरण में मुख्य भूमिका निभाई। 2002 में द डेली टेलीग्राफ के एक लेख में रूपर्ट क्रिस्टियनसेन ने उनके पेशेवर संबंधों को निश्चित रूप से नाट्य इतिहास की सबसे समृद्ध रचनात्मक साझेदारियों में से एक बताया। इन दोनों महिलाओं के बीच अन्य सहयोगों में ब्रेख्त के नाटक द गुड वुमेन ऑफ सेचुआन और इब्सन के नाटक हेड्डा गैबलर का निर्माण शामिल है, जिनमें से बाद वाले को टेलीविजन के लिए रूपांतरित किया गया था। 2010 में शॉ विल्टन के म्यूजिक हॉल में द वेस्टलैंड और नेशनल थिएटर में लंदन एश्योरेंस के पुनरुद्धार में दिखाई दी। नवंबर 2010 में शॉ ने एलन रिकमैन और लिंडसे डंकन के साथ डबलिन के एबे थिएटर में इब्सन के जॉन गैब्रियल बोर्कमैन में अभिनय किया। ये नाटक 2011 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन एकेडमी ऑफ म्यूजिक में भी मंचित किया गया था। 2012 में शॉ हावर्ड बार्कर द्वारा लिखित सीन्स फ्रॉम एन एग्जीक्यूशन के नेशनल थिएटर पुनरुद्धार में दिखाई दी। दुनिया के सबसे बड़े एकल थिएटर महोत्सव यूनाइटेड सोलो ने ब्रॉडवे पर द टेस्टामेंट ऑफ मैरी में उनके प्रदर्शन को 2013 यूनाइटेड सोलो स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया। टेलीविजन और फिल्म 1984 में शॉ ने द एडवेंचर्स ऑफ शर्लक होम्स के एपिसोड द एडवेंचर ऑफ द क्रुक्ड मैन में मिस मॉरिसन की भूमिका निभाई। उन्होंने माई लेफ्ट फुट 1989, माउंटेन्स ऑफ द मून 1990, थ्री मैन एंड अ लिटिल लेडी 1990, सुपर मारियो ब्रदर्स 1993, अंडरकवर ब्लूज 1993, परस्यूएशन 1995, जेन आयर 1996, द बुचर बॉय 1997, द एवेंजर्स 1998, गोरमैंग घास्ट 2000 और हैरी पॉटर की 5 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें उन्होंने हैरी पॉटर की दबी हुई मौसी पेटूनिया डर्सली का किरदार निभाया। ब्रायन डी पाल्मा की फिल्म द ब्लैक डाहलिया 2006 में शॉ की एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका थी। शॉ अमेरिकी टीवी शो ट्रू ब्लड के चौथे सीजन में दिखाई दिए। शॉ के किरदार मार्नी स्टोनब्रुक को एक कम उपलब्धि हासिल करने वाली हस्तरेखा विशेषज्ञ के रूप में वर्णित किया गया है, जो एक वास्तविक चुड़ैल द्वारा आध्यात्मिक रूप से वश में है। फियोना शॉ ने 2013 में भाग लिया। 2013 में उन्होंने अगाथा क्रिस्टी के मार्पल एपिसोड ग्रीन शॉज फॉली में कैथरीन ग्रीनशॉ की भूमिका निभाई थी। 2018 में शॉ ने बीबीसी अमेरिका के किलिंग ईव में MI6 की रूस केंद्रित शाखा की प्रमुख कैरोलिन मार्टिन्स की भूमिका निभाना शुरू किया। अपने इस अभिनय के लिए उन्हें टेलीविजन श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का बाफ्टा पुरस्कार मिला। उसी वर्ष बाद में उन्होंने मिसेस विल्सन में एक वरिष्ठ MI6 अधिकारी की भूमिका निभाई। फीबी वॉलर ब्रिज की श्रृंखला फ्लीबैग 2019 में एक परामर्शदाता की भूमिका के लिए उन्हें कॉमेडी श्रृंखला में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ। 2020 में उन्हें द आयरिश टाइम्स की आयरलैंड के महानतम फिल्म अभिनेताओं की सूची में 29वें स्थान पर सूचीबद्ध किया गया था। शॉ ने स्टार वॉर्स टेलीविजन श्रृंखला एंडोर में मुख्य किरदार की दत्तक मां मारवा एंडोर की भूमिका निभाई।
एंडोर में अपने काम के लिए शॉ को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। साशा नोआम बैरन कोहेन, जन्म 13 अक्टूबर 1971, एक अंग्रेजी अभिनेता और हास्य कलाकार हैं। अली जी, बोराट सागदिएव, ब्रूनो गेहार्ड और एडमिरल जनरल हफ्फाज अलादीन जैसे काल्पनिक व्यंग्यात्मक पात्रों के निर्माण और चित्रण के लिए जाने जाते हैं। उन्हें 2 ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार और 3 गोल्डन ग्लोब सहित कई पुरस्कार मिले हैं। साथ ही 3 अकादमी पुरस्कार और 6 प्राइम टाइम एमी पुरस्कारों के लिए नामांकन भी प्राप्त हुए हैं। अपने चरित्र अभिनय के लिए बैरन कोहेन को एक प्रदर्शन कलाकार के रूप में वर्णित किया गया है। बैरन कोहेन ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन के लेट नाइट सीरियल द 11 o'clock शो 1998 से 1999 से की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष नवोदित कलाकार का ब्रिटिश कॉमेडी पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने व्यंग्यात्मक स्केच कॉमेडी शो द अली जी शो 2000 से 2004 में अली जी के किरदार को निभाया और उसमें अभिनय भी किया, जिसके लिए उन्हें 2 ब्रिटिश अकेडमी टेलीविजन पुरस्कार मिले। उन्होंने शो टाइम के व्यंग्यात्मक मॉक्यूमेंट्री सीरियल हु इज अमेरिका 2018 का निर्माण किया और उसमें अभिनय भी किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता टेलीविजन सीरीज म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने नेटफ्लिक्स की लिमिटेड सीरीज द स्पाई 2019 में एली कोहेन का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। और उन्होंने एप्पल टीवी प्लस की लिमिटेड सीरीज डिस्क्लेमर 2024 में भी अभिनय किया। उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मेफिस्टो के रूप में अभिनय किया, जिसकी शुरुआत मिनी सीरीज आयरन हार्ट 2025 से हुई। बैरन कोहेन ने बोराट 2006 और बोराट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म 2020 का लेखन और अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संगीत या कॉमेडी का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ। कानूनी ड्रामा द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 2020 में एब्बी हॉफमैन के अपने चित्रण के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने अली जी इंडा हाउस 2002, ब्रूनो 2009, द डिक्टेटर 2012 और ग्रिम्सबी 2016 जैसी कॉमेडी फिल्मों का लेखन, निर्माण और अभिनय भी किया है, और स्वेनी टॉड द डेमन बार्बर ऑफ फ्लीट स्ट्रीट 2007, ह्यूगो 2011 और लेस मिजरेबल्स 2012 जैसी ड्रामा फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने मेडागास्कर फिल्म श्रृंखला 2005 से 2012 में राजा जूलियन 13 और लूका 2021 में अंकल ऊगो को आवाज दी। वो 2008 से एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के अभिनेता शाखा के सदस्य रहे हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। साशा नोआम बैरन कोहेन का जन्म 13 अक्टूबर 1971 को लंदन के हैमरस्मिथ क्षेत्र में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनकी मां फोटोग्राफर डैनिएला नी वेइसर का जन्म 1939 में ब्रिटिश मैंडेटरी फिलिस्तीन में जर्मन यहूदी माता पिता के घर हुआ था। उनके पिता संपादक से कपड़ों की दुकान के मालिक बने। गेराल्ड जेरी बैरन कोहेन 1932 से 2016 का जन्म लंदन में एक बेलारूसी यहूदी परिवार में हुआ था और वे वेल्स के पॉन्टीप्रिड शहर में पले बढ़े थे। बैरन कोहेन के दादा मॉरिस मोजेस कोहेन ने अपने उपनाम में बैरन जोड़ा था। उनकी नानी लीजेल लेवी हाइफा में रहती थी और 1936 में नाजियों से भागने से पहले जर्मनी में बैले डांसर के रूप में प्रशिक्षित हुई थीं। उनके 2 बड़े भाई हैं, एरन एक संगीतकार जिनके साथ वे अक्सर सहयोग करते हैं, और एमनॉन। उनके चचेरे भाइयों में ऑटिज्म शोधकर्ता सर साइमन बैरन कोहेन, नाटककार डैन बैरन कोहेन और फिल्म निर्माता ऐश बैरन कोहेन शामिल हैं। बैरन कोहेन ने सेंट एल्बन्स के स्वतंत्र कैथोलिक सेंट कोलंबस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की, जिसके बाद वे एल्स्ट्री के स्वतंत्र हैबरडैशर्स आस्क बॉयज स्कूल में चले गए। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज के क्राइस्ट कॉलेज में यहूदी विरोधीवाद पर ध्यान केंद्रित करते हुए इतिहास का अध्ययन किया और 1993 में उच्च द्वितीय श्रेणी सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक के रूप में उन्होंने अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन में यहूदी कार्यकर्ताओं की भूमिका पर अपना शोध प्रबंध लिखा।
वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शौकिया नाट्य क्लब के सदस्य थे, जहां उन्होंने फिडलर ऑन द रूफ और सिरानो डी बर्जरैक जैसे शो में प्रदर्शन किया और लेबर युवा आंदोलन हबोनिम ड्रोर के साथ शो में अभिनय किया। वे बड़े होते हुए सेलो बजाते थे और फैनफेयर फॉर यंग म्यूजिशियंस में एक सेलो वादक के रूप में उन्होंने टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की। आजीविका प्रारंभिक भूमिकाएं बैरन कोहेन मॉन्टी पाइथन और पीटर कुक के प्रशंसक के रूप में बड़े हुए, लेकिन उन पर सबसे अधिक हास्य प्रेरणा पीटर सेलर्स की थी, जिन्हें वे एक अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी अभिनेता जो बेहद हास्यप्रद भी थे और जिन्होंने कॉमेडी और व्यंग्य के बीच की खाई को पाटने में कामयाबी हासिल की के रूप में देखते थे। विभिन्न लहजों और वेशों का उपयोग करते हुए कई तरह के हास्य पात्रों को निभाने के लिए जाने जाने वाले सेलर्स को बैरन कोहेन ने कॉमेडी पर अपने शुरुआती विचारों को आकार देने वाली सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में संदर्भित किया। विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद बैरन कोहेन ने कुछ समय के लिए फैशन मॉडल के रूप में काम किया। 1990 के दशक की शुरुआत में वे कैरल किर्कवुड के साथ विंडसर केबल टेलीविजन के स्थानीय प्रसारण पर एक साप्ताहिक कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे थे, जो बाद में बीबीसी की मौसम पूर्वानुमानकर्ता बनी। 1995 में चैनल 4 अपनी श्रृंखला द वर्ड के लिए एक प्रतिस्थापन की योजना बना रहा था और नए टेलीविजन प्रस्तुतकर्ताओं के लिए एक खुला आमंत्रण जारी किया। बैरन कोहेन ने अपनी एक टेप भेजी जिसने एक निर्माता का ध्यान आकर्षित किया। बैरन कोहेन ने 1995 से 1996 तक पंप टीवी की मेजबानी की। 1996 में बैरन कोहेन ने ग्रेनाडा टॉक टीवी के लिए युवा चैट कार्यक्रम F2F प्रस्तुत करना शुरू किया और मैकेन माइक्रोचिप्स के एक विज्ञापन में एक शेफ के रूप में एक छोटी भूमिका निभाई जिसका शीर्षक पिंग पोंग था। उन्होंने पेरिस में इकोले फिलिप गॉलियर में मास्टर क्लाउन फिलिप गॉलियर के अधीन विदूषक का प्रशिक्षण लिया। अपने पूर्व शिष्य के बारे में गॉलियर कहते हैं, वो एक अच्छा विदूषक था, जोश से भरपूर। जबकि बैरन कोहेन गॉलियर के बारे में टिप्पणी करते हैं, उनके बिना मुझे वास्तव में संदेह है कि क्या मुझे अपने क्षेत्र में कोई सफलता मिल पाती। जब टीवी पत्रकार रॉब बर्ली ने कार्यक्रम छोड़ा तो उन्होंने उनके लिए एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था, प्रिय रॉब, शुभकामनाएं, खूब मजे करो, जल्द ही मिलते हैं, साशा। बैरन कोहेन ने ब्रिटिश कॉमेडी फिल्म द जॉली बॉयज लास्ट स्टैंड में अपनी पहली फीचर फिल्म में अभिनय किया। इसके अलावा 2000 में उन्होंने ली जीन्स के लिए टीवी विज्ञापनों की एक श्रृंखला के लिए सुपर ग्रेग की भूमिका निभाई। विज्ञापन कभी प्रसारित नहीं हुए, लेकिन सुपर ग्रेग की वेबसाइट ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी। पात्रों अली जी, मुख्य लेख। अली जी बैरन कोहेन ने 2004 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अली जी के रूप में दीक्षांत भाषण दिया था। बैरन कोहेन 1998 में पैरामाउंट कॉमेडी चैनल पर अपने फैशन रिपोर्टर ब्रूनो के रूप में 2 मिनट के स्केच में दिखाई दिए। वे अपने हास्य चरित्र अली जी के साथ प्रसिद्धि हासिल कर चुके हैं, जो एक काल्पनिक श्वेत ब्रिटिश उपनगरीय पुरुष चैव का स्टीरियोटाइप है, जो शहरी अश्वेत ब्रिटिश हिप हॉप संस्कृति और ब्रिटिश जमैका संस्कृति की नकल करता है। साथ ही जमैका पैटोइस से उधार लिए गए भावों के साथ रूड बॉय शैली की अंग्रेजी बोलता है। लंदन के पश्चिम में सरे के एक उपनगरीय शहर स्टेन से आने वाले अली जी ने ब्रिटिश टेलीविजन शो द 11 o'clock शो में चैनल 4 पर दिखाई देना शुरू किया, जिसका पहला प्रसारण 8 सितंबर 1998 को हुआ था। शो के प्रीमियर के एक साल बाद जीक्यू ने बैरन कोहेन को कॉमेडियन ऑफ द ईयर नामित किया। उन्होंने 1999 के ब्रिटिश कॉमेडी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक का पुरस्कार जीता और ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन अवार्ड्स में उन्हें सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश मनोरंजन प्रदर्शन के लिए नामांकित किया गया। दा अली जी शो की शुरुआत 2000 में हुई और अगले ही साल इसे सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी के लिए बाफ्टा पुरस्कार मिला। उसी साल बैरन कोहेन अली जी के रूप में मैडोना के 2000 के वीडियो म्यूजिक में लिमोसीन ड्राइवर के रूप में दिखाई दिए, जिसका निर्देशन जोनास एकरलैंड ने किया था, जिन्होंने दा अली जी शो के टाइटल्स का निर्देशन भी किया था। बैरन कोहेन यूके के चैरिटी टेलीथॉन कॉमिक रिलीफ के समर्थक हैं, जिसका प्रसारण बीबीसी पर होता है, और अली जी के रूप में उन्होंने 2001 में डेविड बेकहम और उनकी पत्नी विक्टोरिया का साक्षात्कार लिया था। 2001 में चैनल 4 के एक सर्वेक्षण में
अली जी को 100 महानतम टीवी पात्रों की सूची में 8वें स्थान पर रखा गया था। 2002 में अली जी फीचर फिल्म अली जी इंडा हाउस में केंद्रीय किरदार थे, जिसमें वे ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाते हैं और अपने गृहनगर स्टेन्स में एक सामुदायिक केंद्र को बुलडोज करने की साजिश को नाकाम करते हैं। उनके टेलीविजन शो को 2003 में एचबीओ के लिए नए एपिसोड के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्यात किया गया था। 2012 के ब्रिटिश कॉमेडी अवार्ड्स में 1999 के कॉमेडी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक का पुरस्कार जीतने के 13 साल बाद बैरन कोहेन ने अली जी के वेश में सर बेन किंग्सले से उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार स्वीकार किया। 2013 में उन्हें कॉमेडी में उत्कृष्टता के लिए बाफ्टा चार्ली चैपलिन ब्रिटानिया पुरस्कार मिला। अली जी के जाने माने लोगों, विशेषकर राजनेताओं के साथ किए गए साक्षात्कारों ने ख्याति अर्जित की, जिसका एक कारण ये भी था कि साक्षात्कारकर्ताओं को ये पता नहीं होता था कि अली जी वास्तव में एक वास्तविक साक्षात्कारकर्ता नहीं बल्कि एक हास्य कलाकार थे। रोलिंग स्टोन पत्रिका के अनुसार बैरन कोहेन हमेशा अली जी के वेश में साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करते थे, उपकरण लिए होते थे और एक सामान्य क्रू सदस्य की तरह व्यवहार करते थे। क्रू के साथ सूट और टाई पहने एक व्यक्ति होता था, जिससे साक्षात्कारकर्ता को लगता था कि वही उनका साक्षात्कार लेने वाला है। बैरन कोहेन अली जी के रूप में साक्षात्कारकर्ता से कुछ प्रारंभिक प्रश्न पूछने के लिए बैठते थे, ताकि उन्हें यह आभास हो कि यह एक अभ्यास है, इससे पहले कि वो व्यक्ति वास्तव में साक्षात्कार करे। यह सिलसिला कैमरे के चालू होने से कुछ क्षण पहले तक चलता था, जब सूट पहने हुए व्यक्ति निर्देशक और अली जी साक्षात्कारकर्ता के रूप में प्रकट होते थे। इससे बैरन कोहेन को साक्षात्कारकर्ता को आश्चर्यचकित करने का मौका मिल जाता था, क्योंकि साक्षात्कारकर्ता के लिए साक्षात्कार शुरू होने से ठीक पहले उससे बाहर निकलने की संभावना कम हो जाती थी। बोराट सागदिएव मुख्य लेख। बोराट सागदिएव 2006 में बोराट के रूप में बैरन कोहेन। कज़ाक पत्रकार बोराट सागदिएव को पहली बार 1996 से 1997 में ब्रिटेन के ग्रेनाडा टॉक टीवी पर प्रसारित होने वाले F2F नामक लघु नाट्य प्रस्तुतियों के लिए विकसित किया गया था, जिसे बैरन कोहेन ने प्रस्तुत किया था। उस समय इस किरदार को एलेक्सी क्रिकलर के नाम से जाना जाता था। बैरन कोहेन के अली जी के किरदार पर ध्यान केंद्रित करने के दौरान ये किरदार निष्क्रिय रहा, लेकिन अली जी की सफलता के बाद बैरन कोहेन ने बोराट के किरदार को फिर से जीवंत किया। ये किरदार दा अली जी शो के कुछ खंडों में दिखाया गया था। बोराट का हास्यबोध समाज का उपहास करने, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोणों का उल्लंघन करने और अश्लील भाषा और व्यवहार का उपयोग करने से उपजा है। बोराट कल्चरल लर्निंग्स ऑफ अमेरिका फॉर मेक बेनिफिट ग्लोरियस नेशन ऑफ कजाकिस्तान। बोराट सागदिएव अभिनीत एक फीचर फिल्म 2006 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित हुई और 2 नवंबर 2006 को यूनाइटेड किंगडम में, 3 नवंबर 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका में और 23 नवंबर 2006 को ऑस्ट्रेलिया में रिलीज हुई। फिल्म में सागदिएव और उनके सहयोगी आजमत बगातोव को अमेरिका में जीवन पर एक वृत्तचित्र बनाने के लिए यात्रा करते हुए दिखाया गया है, जबकि सागदिएव लगातार सेलिब्रिटी पामेला एंडरसन से शादी करने की कोशिश करते हैं। ये फिल्म एक मॉक्यूमेंट्री है जिसमें विभिन्न अमेरिकियों के साक्षात्कार शामिल हैं, जो अमेरिकी संस्कृति के साथ साथ लिंग भेद, नस्लवाद, समलैंगिकता विरोधी भावना, यहूदी विरोधी भावना और उग्र राष्ट्रवाद का मजाक उड़ाते हैं। इसने अमेरिका में नंबर 1 स्थान पर शुरुआत की और केवल 837 सिनेमाघरों में अनुमानित $26.4 मिलियन की कमाई की। प्रति सिनेमाघर औसत $31,600 रहा। बैरन कोहेन ने 2007 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, संगीत या कॉमेडी श्रेणी का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। ये उनका छठा पुरस्कार था। हालांकि बोराट को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, संगीत या कॉमेडी श्रेणी में नामांकित किया गया था, लेकिन ये फिल्म ड्रीम गर्ल्स से हार गई। 23 जनवरी 2007 को उन्हें सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने अपना नामांकन फिल्म के सह-लेखकों एंट हाइंस, पीटर बेनहैम, डैन मेजर और टॉड फिलिप्स के साथ साझा किया। अपने किरदारों के हास्य तत्वों के अलावा बैरन कोहेन के प्रदर्शन को कुछ लोग उनके दर्शकों के बारे में असहज सच्चाइयों को दर्शाने के रूप में देखते हैं।
वो अपनी यहूदी विरासत को अपने किरदार बोराट के यहूदी विरोधी रवैये के साथ जोड़ते हैं। 2007 में बैरन कोहेन ने बोराट के नाम से एक यात्रा मार्गदर्शिका प्रकाशित की, जिसके 2 शीर्षक थे, बोराट अमेरिका के छोटे राष्ट्रों के लिए पर्यटन मार्गदर्शिका और बोराट कजाकिस्तान के गौरवशाली राष्ट्रों के लिए पर्यटन मार्गदर्शिका। 21 दिसंबर 2007 को बैरन कोहेन ने घोषणा की कि वो बोराट के किरदार से संन्यास ले रहे हैं। बोराट की रिलीज के बाद बैरन कोहेन ने कहा कि वो बोराट और अली जी को संन्यास दे देंगे, क्योंकि जनता इन किरदारों से बहुत परिचित हो गई थी। ब्रूनो की रिलीज के बाद उन्होंने कहा कि वो उस किरदार को भी संन्यास दे देंगे। इस किरदार को 2018 में जिमी किमेल लाइव पर वापसी के लिए लाया गया था और ये 2020 के सीक्वल बोराट सब्सीक्वेंट मूवी फिल्म में दिखाई देता है, जिसके लिए उन्होंने एक और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। साथ ही 2022 के कैनेडी सेंटर ऑनर्स में भी, जहां उन्होंने U2 के इंडक्शन के लिए बोराट के रूप में एक स्टैंड अप रूटीन किया। ब्रूनो गेहार्ड साशा बैरन कोहेन का एक और रूप ब्रूनो है, जो एक खुले तौर पर समलैंगिक ऑस्ट्रियाई फैशन शो प्रस्तुत करता है। वो अक्सर अपने भोले भाले दर्शकों को भड़काऊ बयान देने और शर्मनाक व्यवहार में लिप्त होने के लिए उकसाता है। साथ ही उन्हें अक्सर एक ही साक्षात्कार में अपने ही बयान का खंडन करने के लिए भी प्रेरित करता है। ब्रूनो का मुख्य हास्य व्यंग्य फैशन और क्लबिंग जगत की खोखली और निरर्थक बातों पर आधारित है। ब्रूनो दर्शकों से हाँ या ना वाले प्रश्नों का उत्तर या तो व्हाट्सअप क्या हाल है या इट्स डोंट थिंक सो मुझे ऐसा नहीं लगता से देने को कहता है। कभी कभी वो इनकी जगह आह जा हाँ या निश्ट जर्मन में नहीं का अर्थ है नहीं का प्रयोग करता है। द अली जी शो के एक सेगमेंट में उसने अपने अतिथि को कीप देम इन द गेटो या ट्रेन टू ऑशविट्स में से किसी एक उत्तर से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया। मई 2009 में MTV मूवी अवार्ड्स में बैरन कोहेन ब्रूनो के रूप में एक सफेद देवदूत की पोशाक, सफेद जॉक स्ट्रैप, सफेद गोगो बूट और सफेद पंख पहने हुए दिखाई दिए और उन्होंने एक हवाई स्टंट किया जिसमें उन्होंने तारों का उपयोग करके एमिनेम पर ऊंचाई से छलांग लगाई। बैरन कोहेन एमिनेम के गुप्तांग पर और उनके गुप्तांग एमिनेम के चेहरे पर लगे, जिससे एमिनेम अपने साथी रैपर्स D12 के साथ कार्यक्रम स्थल छोड़कर चले गए। एमिनेम ने बाद में बैरन कोहेन के साथ स्टंट करने की बात स्वीकार की। ड्रीमवर्क्स, सोनी और 20वीं सेंचुरी फॉक्स जैसी हॉलीवुड की दिग्गज कंपनियों के बीच कड़ी बोली प्रक्रिया के बाद यूनिवर्सल पिक्चर्स ने बाजी मार ली और बैरन कोहेन द्वारा ब्रूनो के किरदार में दिए गए साक्षात्कारों के संग्रह के फिल्म अधिकार के लिए कथित तौर पर $42.5 मिलियन का भुगतान किया। इन साक्षात्कारों को बनाने के लिए वैधता का भ्रम पैदा करके संभावित साक्षात्कारकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए कई फर्जी कंपनियों और वेबसाइटों का निर्माण किया गया था। ये फिल्म जुलाई 2009 में रिलीज हुई थी। एडमिरल जनरल अलादीन यहाँ पुनर्निर्देशित करता है। इसे अलादीन से भ्रमित न करें। अधिक जानकारी। तानाशाह बैरन कोहेन की 2012 की फिल्म द डिक्टेटर को प्रेस द्वारा एक तानाशाह की वीर गाथा के रूप में वर्णित किया गया था, जिसने ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली कि जिस देश पर उसने बड़े चाव से अत्याचार किया वहां कभी लोकतंत्र न आए। बैरन कोहेन ने एडमिरल जनरल अलादीन की भूमिका निभाई, जो वाडिया गणराज्य नामक एक काल्पनिक देश का तानाशाह था। बोराट और ब्रूनो फिल्म के निर्देशक लैरी चार्ल्स ने इस फिल्म का निर्देशन किया था। फिल्म के व्यंग का मुख्य निशाना लीबियाई तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी थे, जो फिल्म लिखे जाने के समय जीवित थे। फिल्म के निर्माताओं को चिंता थी कि इससे गद्दाफी नाराज हो सकते हैं, संभवतः आतंकवादी हमले भी हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने जानबूझकर गलत जानकारी फैलाई कि फिल्म पूर्व इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन द्वारा लिखित एक प्रेम उपन्यास पर आधारित है। 26 फरवरी 2012 को बैरन कोहेन ने दावा किया कि उन्हें एडमिरल जनरल अलादीन की भूमिका में 84वें अकादमी पुरस्कारों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन अकादमी ने इस अफवाह का खंडन करते हुए कहा, हमने उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया है, वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये स्पष्ट कर दिया कि कोहेन का रेड कारपेट को प्रचार के लिए इस्तेमाल करने का स्वागत नहीं है। बैरन कोहेन अंततः 2 वर्दीधारी महिला अंगरक्षकों के साथ पुरस्कारों के रेड कारपेट पर दिखाई दिए। उनके हाथ में एक कलश था
जिसमें उन्होंने दावा किया कि किम जोंग इल की राख भरी हुई थी। बैरन कोहेन ने मंगलवार 8 मई 2012 को द हॉवर्ड स्टर्न शो के एपिसोड में हॉवर्ड स्टर्न को बताया कि वो राख आटा थी जो गलती से रयान सीक्रेस्ट पर गिर गई थी। अमेरिका कौन है? अधिक जानकारी। अमेरिका कौन है? बैरन कोहेन ने हु इज अमेरिका में कई किरदार निभाए हैं, जिनमें इजरायली आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञ एर्रान मोराड भी शामिल हैं। इस किरदार को इजरायली सेना में कर्नल और बाद में कप्तान, जनरल, मेजर, सार्जेंट, ब्रिगेडियर, सार्जेंट कॉर्पोरल और लेफ्टिनेंट और मोसाद के पूर्व एजेंट के रूप में दिखाया गया है, या जैसा कि वो अक्सर बीच में कहते हैं, मोसाद में नहीं। हु इज अमेरिका के शो टाइम पर प्रसारित होने से पहले कुछ रूढ़िवादी हस्तियों ने बयान दिए कि बैरन कोहेन ने अपने किरदार में रहते हुए उन्हें धोखा दिया है। प्रीमियर से कुछ घंटे पहले शो टाइम ने अपने यूट्यूब चैनल पर किंडरगार्डियन सेगमेंट अपलोड किया, जिसमें मोराड वर्जीनिया सिटीजन्स डिफेंस लीग के अध्यक्ष फिलिप वैन क्लीव को एक नए कार्यक्रम के प्रस्ताव के बारे में समझाते हैं, जिसमें 3 से 16 साल के बच्चों को बंदूकें दी जाएंगी। उन्होंने डाना रोहरा बाकर, जो विल्सन और जो वॉल्श जैसे अन्य रूढ़िवादी नेताओं का भी साक्षात्कार लिया, जो खुले तौर पर इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। केवल मैट गेट्स ही मुराद के प्रस्ताव पर संदेह व्यक्त करते हैं और उनके वीडियो में शामिल होने से इनकार करते हैं। दूसरे एपिसोड में मुराद ने जॉर्जिया के रिपब्लिकन राज्य प्रतिनिधि जेसन स्पेंसर को सिखाया कि सेल्फी स्टिक से एक महिला के बुर्के के नीचे से तस्वीरें लेकर अपने नितंबों को दिखाते हुए पीछे की ओर चलकर और नस्लीय अपशब्द चिल्लाकर आतंकवादियों का पता कैसे लगाया जाए और उन्हें कैसे खदेड़ा जाए। एपिसोड के प्रसारण के बाद स्पेंसर ने शुरू में पद छोड़ने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि निर्माताओं ने उनका शोषण किया था। मई 2018 में स्पेंसर ने राजनीतिक क्षेत्र में नौसिखिया स्टीवन सैंड से प्राथमिक चुनाव हार गए, लेकिन उनसे नवंबर तक अपना शेष कार्यकाल पूरा करने की उम्मीद थी। अंततः उन्होंने 31 जुलाई 2018 को पद छोड़ दिया, जिससे सीट खाली हो गई। बैरन कोहेन ने इस बात से इनकार किया है कि हु इज अमेरिका दूसरे सीजन के लिए वापस आएगा। उन्होंने कहा कि शो और उनके साक्षात्कारों के आसपास की प्रचार प्रसार से उनके लिए मेहमानों को धोखा देना मुश्किल हो जाएगा। अन्य कार्य बैरन कोहेन ने डस्टिन हॉफमैन के साथ कर्ब योर एंथुजियाज्म के 5वें सीजन में स्वर्ग के मार्गदर्शक के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। उन्होंने ड्रीमवर्क्स एनिमेशन की फिल्म श्रृंखला मेडागास्कर में रिंग टेल्ड लेमूर राजा किंग जूलियन को भी अपनी आवाज दी और हिट फिल्म टेलाडेगा नाइट्स द बैलेड ऑफ रिकी बॉबी 2006 में विल फेरेल के कट्टर प्रतिद्वंद्वी फ्रांसीसी फार्मूला 1 स्पीड डीमन जीन गिरार्ड के रूप में दिखाई दिए। वो फिल्म स्वेनी टॉड द डेमन बार्बर ऑफ फ्लीट स्ट्रीट 2007 में जॉनी डेप के साथ सिग्नर एडोल्फो पिरेली के रूप में भी दिखाई दिए। मार्टिन स्कॉर्सेसी की साहसिक फिल्म ह्यूगो 2011 में सह कलाकार थे और 2012 में संगीतमय लेस मिजरेबल्स के फिल्म संस्करण में थेनार्डियर की भूमिका निभाई। वो एंकरमैन 2 द लेजेंड कंटिन्यूज 2013 में बीबीसी न्यूज एंकर के रूप में दिखाई दिए। बैरन कोहेन ने 2 बार MTV यूरोप संगीत पुरस्कार प्रस्तुत किए हैं। पहली बार 8 नवंबर 2001 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में अली जी के रूप में और फिर 3 नवंबर 2005 को पुर्तगाल के लिस्बन में बोराट के रूप में। दिसंबर 2006 में ब्रिटिश कॉमेडी अवार्ड्स में एक पुरस्कार स्वीकार करने के लिए बैरन कोहेन अपने किरदार से हटकर उपस्थित हुए। उन्होंने उस समय कहा था कि बोराट पुरस्कार समारोह में नहीं आ सका क्योंकि वो तेहरान में हॉलोकॉस्ट इनकार सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि हैं। हॉलोकॉस्ट के वैश्विक दृष्टिकोण की समीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जिक्र करते हुए सितंबर 2010 में बैरन कोहेन के प्रतिनिधियों ने पुष्टि की कि वह रॉक गायक फ्रेडी मर्करी की जीवनी पर आधारित फिल्म बोहेमियन रैप्सोडी में फ्रेडी मर्करी की भूमिका निभाने वाले थे। जुलाई 2013 में उन्होंने क्वीन के बचे हुए सदस्यों के साथ रचनात्मक मतभेदों का हवाला देते हुए इस प्रोजेक्ट से किनारा कर लिया। क्वीन के गिटार वादक ब्रायन मे ने बाद में कहा कि भले ही बैंड और बैरन कोहेन के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन उन्हें लगा कि उनकी उपस्थिति विचलित करने वाली होगी। बाद में ये भूमिका रामी मालेक ने निभाई। फिल्म ब्रूनो के प्रचार के लिए बैरन कोहेन ने मैरी क्लेयर पत्रिका के लिए मॉडल एलेक्जेंड्रा एम्ब्रोसियो के साथ फोटोशूट करवाया।
2010 में बैरन कोहेन ने द सिम्पसन्स के एपिसोड द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर डोहेद में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने जैकब नाम के एक गुस्सैल इजरायली टूर गाइड का किरदार निभाया। 2012 में बैरन कोहेन और उनकी प्रोडक्शन कंपनी 4x2 फिल्म्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स के साथ एक फर्स्ट लुक डील पर हस्ताक्षर किए और 2014 में इस डील को 3 साल और 2 फिल्मों के लिए नवीनीकृत किया गया। बैरन कोहेन की फिल्म ग्रिम्सबी 2016 अमेरिका में द ब्रदर्स ग्रिम्सबी में उन्होंने एक ब्रिटिश MI6 जासूस के फुटबॉल गुंडे भाई की भूमिका निभाई। फिल्म को आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। बैरन कोहेन ने नाटक द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 में राजनीतिक कार्यकर्ता / अराजकतावादी AB हॉफमैन की भूमिका निभाई, जिसके लेखक और निर्देशक आरन सॉर्किन थे। ये फिल्म सितंबर 2020 में सकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई। 93 अकादमी पुरस्कारों के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ, जो अभिनय के लिए उनका पहला ऑस्कर नामांकन था। बैरन कोहेन एप्पल TV+ की मिनी सीरीज डिस्क्लेमर में नजर आए, जिसे अल्फोंसो कुआरॉन ने बनाया, लिखा और निर्देशित किया था। ये मिनी सीरीज अक्टूबर से नवंबर 2024 तक चली, जिसमें उन्होंने केट ब्लैंचेट द्वारा अभिनीत मुख्य किरदार के पति की भूमिका निभाई। जुलाई 2025 में उन्होंने डिज्नी+ की मिनी सीरीज आयरन हार्ट में अतिथि भूमिका निभाई, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पर आधारित है, जहां उन्होंने राक्षसी खलनायक मेफिस्टो का किरदार निभाया। हालांकि उनकी उपस्थिति की घोषणा पहले ही कर दी गई थी, लेकिन उनके किरदार को सीरीज के समापन तक गुप्त रखा गया था। वो डेविड ओ रसेल की फिल्म सुपर टॉयज में के पामर के साथ मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं। सक्रियतावाद परोपकार। उन्होंने सीरिया, लेबनान, सूडान, यमन और सोमालिया सहित कई देशों में अनेक सामाजिक कार्यों और बच्चों के चैरिटी संगठनों को दान दिया है। वे स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट के संस्थापक सदस्य हैं, सोशल मीडिया कंपनियों के मुखर आलोचक हैं और उन्होंने नस्लवाद, यहूदी विरोधी भावना और ऑनलाइन घृणास्पद भाषण के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बात की है। 28 दिसंबर 2015 को बैरन कोहेन और उनकी तत्कालीन पत्नी ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री इस्ला फिशर ने उत्तरी सीरिया में बच्चों को खसरा से बचाव के लिए टीका लगाने के कार्यक्रम के तहत सेव द चिल्ड्रन को £3,35,000 $5 लाख दिए। उन्होंने सीरियाई शरणार्थियों की मदद के उद्देश्य से इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी को भी इतनी ही राशि दी। बैरन कोहेन ने सोमालिया में गंभीर भूखमरी संकट के दौरान बच्चों और परिवारों की सहायता के लिए भी दान दिया है और यमन के होदेइदा में एक प्रसूति अस्पताल के निर्माण के लिए धन दिया है। 2019 में बैरन कोहेन को कट्टरता और पूर्वाग्रह का विरोध करने के लिए एंटी डिफेमेशन लीग का अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार स्वीकार करते हुए बैरन कोहेन ने इंटरनेट कंपनियों की आलोचना करते हुए एक जोशीला भाषण दिया, जिसमें उन्होंने फेसबुक, गूगल, यूट्यूब और ट्विटर को इतिहास की सबसे बड़ी प्रचार मशीन का हिस्सा बताया और दावा किया कि घृणास्पद भाषण पर उनके नियमों का मतलब है कि वे हिटलर को भी विज्ञापन खरीदने देते। 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत में बैरन कोहेन और इस्ला फिशर ने मार्क बेनियोफ के साथ मिलकर यूके में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE से भरा एक विमान भेजा। अगस्त 2023 में बैरन कोहेन ने वॉशिंगटन मार्च की 60वीं वर्षगांठ पर मार्टिन लूथर किंग तृतीय और अल शार्पटन के साथ भाषण दिया। अक्टूबर 2024 में बैरन कोहेन ने सूडान में विस्थापन संकट और अकाल से निपटने के उनके काम में सहायता के लिए सेव द चिल्ड्रन और इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी को $5 लाख दिए और इस कार्य के लिए और अधिक सहायता का आह्वान किया। गाजा युद्ध 2023 में वो उन अभिनेताओं में से एक थे जिन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन को एक खुला पत्र लिखकर हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों की रिहाई की मांग की थी। अक्टूबर 2023 में बैरन कोहेन राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के उन सदस्यों में से थे जिन्होंने गाजा युद्ध के दौरान इजराइल के समर्थन में न बोलने के लिए अपने गिल्ड नेताओं की आलोचना की थी। रिलीजिंग डेट के बारे में बात कर ले तो 22 मई 2026 को ये हमें देखने को मिली थी। लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया है, साथ ही साथ बड़े स्केल पर इसे बनाया गया है।
बाकी आपको ये एक तरह से हिंदी के अंदर इंडिया के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इस सीरीज़ की आपको बता दी है, इसके प्री प्रोडक्शन और रिलीजिंग कास्टिंग फैक्ट डिटेल अपडेट के बारे में। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसा कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहें। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।